नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस 2M में। यूपी क्लासेस 2M लाया है आपके लिए सामान्य विज्ञान की एक विशेष श्रृंखला, जिसमें विज्ञान से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का निचोड़ शामिल किया गया है जो आपकी परीक्षा जैसे पीईटी, लेखपाल, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी टेट, सुपर टेट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जहां विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर आज से अपनी सामान्य विज्ञान की क्लास प्रारंभ करते हैं और माँ वीणावादिनी से यह प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अपने परीक्षा में सफलता हासिल कर अपने माँ बाप और खुद के सपने को साकार कर सकें। क्लास प्रारंभ करने से पहले मित्रों, यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला हर रोज़ आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज की अपना पहले प्रश्न पे चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। आपको बताना है कि डायनमो ऊर्जा किस रूप से किस रूप में परिवर्तित करता है। विकल्प हमारे हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए मित्रों, डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आपको डायनमो के बारे में बताएं तो डायनमो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर इसके आविष्कार की बात करें तो डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बदलता है। अगर वहीं वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की बात करें, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की बात करें तो विद्युत मोटर हमारा विद्युत मोटर हमारा जो होता है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। वहीं डायनमो क्या करता है, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कार्य करने की दर कहलाती है। आपको बताना है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है। विकल्प हमारे हैं बल, गति, शक्ति या ऊर्जा। तो कार्य करने की दर क्या कहलाती है मित्रों, आपको बताना है। तो कार्य करने की दर को शक्ति या सामर्थ्य कहा जाता है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जूल प्रति सेकेंड अथवा वॉट होता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। विकल्प सी में है हमारी शक्ति, तो इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, शक्ति। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अत्यधिक व्यायाम के पश्चात किस पदार्थ की संचय के कारण थकान होती है। आपको बताना है कि जब हम अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं तो किस पदार्थ के संचय के कारण हमें थकान महसूस होती है। विकल्प हमारे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल या पानी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब हम अधिक व्यायाम कर लेते हैं, अत्यधिक व्यायाम कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं तो किस पदार्थ के संचय के कारण, किस पदार्थ के इकट्ठा हो जाने के कारण हमें थकान महसूस होती है। विकल्प हमारे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल या पानी। तो बताइए कौन सा सही है। तो आपको इस प्रश्न के बारे में बताएं तो अत्यधिक व्यायाम के पश्चात पार्विक अम्ल जो होता है वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन हो जाता है, जो कि थकान का प्रमुख कारण होता है। जो पार्विक अम्ल होता है, पायरुविक अम्ल जो होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल में। पायरुविक अम्ल जो होता है वह किस में परिवर्तित हो जाता है, वह लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। और यह शरीर में शीघ्र ऊर्जा यानी तेजी से ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह परिवर्तन होता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होता है, जो कि पायरुविक अम्ल जो होता है वह किस में बदल जाता है, लैक्टिक अम्ल। इसलिए हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण हमें थकान महसूस होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक जूल नहीं है। अगर अन्य विकल्पों की बात करें तो अगर कार्य के मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक भी हमारा जूल होता है। वहीं ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का भी मात्रक हमारा जूल होता है, और ऊष्मा का भी मात्रक जूल होता है। इस प्रकार हमारे ये तीनों का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। वहीं शक्ति या सामर्थ्य का भी हमने पहले प्रश्न में चर्चा किया। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। क्या होता है दोस्तों, वॉट होता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, सामर्थ्य। सामर्थ्य का मात्रक
वॉट होता है, जूल नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है। आपको बताना है कि जो बहता हुआ नदी होता है उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। विकल्प हमारे हैं गुरुत्वीय, स्थितिज, गतिज या विद्युत। तो बताइए कि किस प्रकार की ऊर्जा जो बहती हुई नदियाँ होती हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है, गुरुत्वीय ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा। तो आपको बता दें कि गतिज ऊर्जा कि किसी वस्तु के गति के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है वह उसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। और बहते हुए नदी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, गतिज ऊर्जा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, छठा प्रश्न है, 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वह कितने वॉट के बराबर होता है। आपको बताना है कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। विकल्प हमारे हैं 700 वाट, 746 वाट, 750 वाट या 800 वाट। तो बताइए कि 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। अगर हॉर्स पावर की बात करें तो हॉर्स पावर जो होता है वह शक्ति का एक मात्रक होता है और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। एक अगर एचपी की बात करें यानी हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है। लगभग हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि 1 हॉर्स पावर जो होता है वह कितने वाट के बराबर वह होता है। तो 1 हॉर्स पावर जो होता है वह 746 वाट के बराबर होता है और यह किसका मात्रक है, हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर शक्ति का मात्रक होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको कि ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है। विकल्प हमारे हैं, ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है परंतु विनाश हो सकता है। विकल्प डी है हमारा, ऊर्जा का न तो सृजन होता है और न ही विनाश हो सकता है। पिछली कक्षाओं में भी हमने पढ़ा होगा कि ऊर्जा संरक्षण क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण के मूल सिद्धांत के बारे में आपको बताएं तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा का न ही सृजन अर्थात ऊर्जा को न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, ऊर्जा का न ही सृजन हो सकता है और न ही इसको विनाश किया जा सकता है, इसका विनाश किया जा सकता है। इसको क्या किया जाता है, इसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। आपको बताना है कि ध्वनि का जो तारत्व होता है वह किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, तरंगदैर्ध्य पर, वेग पर या तीव्रता पर। तो बताइए कि ध्वनि का जो तारत्व होता है वह किस पर निर्भर करता है। अगर ध्वनि के तारत्व के बारे में बात करें तो जो ध्वनि का तारत्व होता है वह आवृत्ति के समानुपाती होता है। जो ध्वनि का तारत्व होता है वह किसके, आवृत्ति के समानुपाती होता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है, आवृत्ति के समानुपाती होता है। अर्थात आवृत्ति के बढ़ने पर ध्वनि का तारत्व भी बढ़ता है और ध्वनि क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है। और ध्वनि का तारत्व कम होने पर आवृत्ति भी कम हो जाती है और ध्वनि भारी होती है। अर्थात कि जब तारत्व अधिक होता है तो ध्वनि जो होती है वह सुरीली होती है और तारत्व कम होने पर ध्वनि भारी हो जाती है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है, ध्वनि का तारत्व जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, ध्वनि की आवृत्ति पर। और तारत्व अधिक होने पर क्या हो जाता है, ध्वनि सुरीली होती है। जब तारत्व अधिक हो जाए तो ध्वनि क्या हो जाती है, सुरीली हो जाती है। लेकिन जब तारत्व कम हो जाता है तो ध्वनि क्या हो जाती है, भारी हो जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। आपको बताना है कि आवृत्ति मापने की इकाई का नाम क्या है। विकल्प हमारे हैं फैराड, हर्ट्ज, अर्ग या वॉट। तो आपको आवृत्ति के बारे में बताएं तो माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, और आवृत्ति मापने की इकाई जो होती है वह हर्ट्ज होती है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, हर्ट्ज। आवृत्ति मापने की इकाई जो होती है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बल का मात्रक है। काफ़ी सरल सा आसान सा प्रश्न है, बल का मात्रक। आपको बताना है कि बल का मात्रक क्या होता है। विकल्प हमारे हैं फैराडे, फर्मी, न्यूटन या रदरफोर्ड। बताइए आप सभी कि बल का मात्रक क्या होता है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है।
अगर आपको बल के बारे में बताएं तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसका जो त्वरण होता है उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं? बल बोलते हैं। F=ma, यह बराबर ma, ये इसका फार्मूला होता है। अगर बल के मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प सी, न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? आपको बताना है सदिश राशि के बारे में कि इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है। विकल्प हमारे हैं संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। तो बताइए इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? अगर हम सदिश राशि पे बात करें तो वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है वे सभी सदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात हमने क्या जाना कि परिमाण के साथ साथ किसकी ज़रूरत होती है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा, डायरेक्शन भी होती है। वह क्या कहलाती हैं? सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और अगर सदिश राशियों की बारे में बात करें तो सदिश राशियाँ जैसे विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र, ये सभी एक सदिश राशियाँ हैं। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, संवेग। सदिश राशि संवेग हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। वहीं अगर अदिश राशि के बारे में बात करें तो वे भौतिक राशियां जिन्हें परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। अर्थात जिन्हें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती हैं, वे सभी क्या कहलाती हैं? अदिश राशियाँ कहलाती हैं। और कुछ अदिश राशियों के बारे में बात करें तो जैसे कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, ये सभी हमारी क्या हैं? अदिश राशियाँ हैं। दाब, ऊर्जा, कार्य, इन सब की बात करें तो ये सभी हमारी कैसी राशियाँ हैं? तो ये सभी हमारी अदिश राशियाँ हैं। वहीं अगर बल की बात करें तो बल भी हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? आपको बताना है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है। 1 किलोमीटर दूरी मतलब 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या 1000 मीटर। तो यह भी काफ़ी सरल सा प्रश्न है दूरी से संबंधित कि आपको किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो होता है वह कितने के बराबर होता है बताना है। तो आपको बता दें कि जो 1 किलोमीटर होता है वह 1000 मीटर के बराबर होता है। जो 1 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर जो होता है वह 1000 मीटर के बराबर होता है। वहीं अगर 100 सेंटीमीटर की बात करें तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, वहीं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। इसका हमारा सही विकल्प है 1 किलोमीटर दूरी बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। इसका हमारा सही विकल्प है विकल्प डी, 1000 मीटर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। आपको बताना है कि ध्वनि का वेग जो होता है वह सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। विकल्प हमारे हैं धातु में, निर्वात में, द्रव में या वायु में। तो बताइए कि ध्वनि का जो वेग होता है वह सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो आपको बता दें कि जो ध्वनि का वेग होता है वह धातुओं में सर्वाधिक होता है। ध्वनि का वेग धातुओं में सर्वाधिक होता है। अगर जल में बात करें तो जल में जो ध्वनि का वेग होता है वह 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड 1493 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगर वहीं लोहे में बात करें तो यही चीज़ लोहा में जाके 5130 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। अर्थात धातुओं में जो ध्वनि का वेग होता है, चाल होता है, वह सर्वाधिक होता है और द्रव में उसकी अपेक्षा कम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। आपको बताना है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। विकल्प हमारे हैं लगभग 5 डेसिबल, लगभग 10 डेसिबल, लगभग 30 डेसिबल या लगभग 100 डेसिबल। तो बताइए कि जब हम कोई दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो अगर आपको डेसिबल के बारे में बताएं तो डेसिबल जो होता है वह ध्वनि की तीव्रता नापने की एक इकाई होती है। वहीं जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो लगभग 30 से 50 डेसिबल की ध्वनि 30 से 50 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो लगभग 30 से लेके 50 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं अगर दो व्यक्ति आपस में फुसफुसाहट करके बात करें या जब फुसफुसाहट करते हैं दो लोग आपस में धीरे धीरे फुसुर फुसुर बात करते हैं तो उस समय
15 से लेके 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। वहीं अगर गुस्से की बात करें, गुस्से में चिल्ला कर कोई व्यक्ति बात करे तो वहाँ पे 70 से लेके 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। 70 से लेके 80 डेसिबल तक की ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। वहीं अगर लाउड स्पीकर की बात करें, जो लगभग परीक्षा में पूछा जाता है कि लाउड स्पीकर की जो आवाज़ होती है वह कितने डेसिबल से कितने डेसिबल के बीच में होती है। तो जो लाउड स्पीकर की बात करें तो लाउड स्पीकर का 70 से लेके 80 डेसिबल के बीच में लाउड स्पीकर की ध्वनि होती है। लाउड स्पीकर की जो ध्वनि होती है वह 70 से लेके 80 डेसिबल के बीच में होती है। अगर वहीं जब दो लोग के आपस में बात करने की बात करें तो हमने आपको बताया 30 से लेके 50, और विकल्प में हमारे हैं, विकल्प सी में है लगभग 30 डेसिबल, तो यही हमारा सही विकल्प है, लगभग 30 डेसिबल। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो 30 डेसिबल, और जब फुसफुसाहट होती है तो 15 से 20, और वहीं जब चिल्ला के गुस्से में बात किया जाए तो 70 से 80, और लाउड स्पीकर जो सबसे इंपॉर्टेंट है तो वह 70 से 80 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है? उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार घट जाता है, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह पूर्ण रूप से भार रहित हो जाता है। तो आपको बताना है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर, चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है, बताइए। अगर आपको इस प्रश्न के बारे में बताएं तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान होता है वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के 1/6वां भाग होता है। इसलिए जब किसी वस्तु को चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है भार का वो होता है W = mg, और जो चांद पे होता है वो g का पृथ्वी का कितना हो जाता है, 1/6 भाग होता है। अर्थात यदि कोई वस्तु पृथ्वी पे 60 kg की है, पृथ्वी कितनी kg की है, 60 kg की है, तो उसको हम जब चांद पे लेके जाते हैं तो वह हमारा 10 kg का हो जाता है। कितने kg का, 10 kg का। अर्थात हमारे वजन में क्या आ गई, कमी हो गई, अर्थात भार में कमी आ गई, हमारा भार घट गया। तो जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लेकर जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है मित्रों, उसका भार घट जाता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प है विकल्प बी, उसका भार घट जाता है। अभी हमने पढ़ा कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह पृथ्वी के कितना होता है, तो 1/6 भाग होता है। कितना होता है दोस्तों, 1/6वां भाग होता है गुरुत्वाकर्षण बल का मान। इसीलिए चांद पर वस्तु का भार जो होता है वह घट जाता है। इसी के साथ हमारे आज के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। यदि आपको हमारा प्रयास और प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। कल फिर मिलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।